ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फोर्स वाइब्रेशन से बहुत क्लोज लिंक्ड है। जो हम फोर्स वाइब्रेशन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फिनोमेना को समझें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मैं जितनी मेरी ट्रेनिंग्स है इंडस्ट्री के साथ, इसके अंदर इस फिनोमेना का बहुत क्लोज ताल्लुक है। और जहाँ पे भी आप वाइब्रेशन को इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि पहली चीज, अगर आप फोर्स वाइब्रेशन खत्म करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो पहला जो पहला स्टेप होता है वही होता है कि आप फोर्स को रिमूव करने की कोशिश करें जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई मोटर की वाइब्रेशंस हैं तो मोटर बंद करें या लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे केसेस में फोर्स को खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह आप अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में अगर वाइब्रेशन हो रही है बिल्डिंग की, तो आप अर्थक्वेक को तो खत्म नहीं कर सकते। या अगर विंड की वजह से कोई वाइब्रेशन हो रही तो विंड को आप रोक भी नहीं सकते। तो फोर्स को रिमूव करना गो कि एक अच्छी चीज है। अनबैलेंस में हमने देखा कि अगर आपने अनबैलेंस जो भी एक फोर्स है, अगर हम अनबैलेंस के केस में, जो अनबैलेंस होता है वो हमें पता है कि जो उसकी फोर्स होती है वो होती है एम ई ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और आपके जहन में शायद एफएससी से होगा, इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। लेकिन आर जो बेसिकली ई होता है, एसेंट्रिसिटी होती है। तो अगर एसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, जब उसमें दरम्यान कोई डिस्टेंस आ जाए कोई, तो उसमें एसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो जब अनबैलेंस की वाइब्रेशन हो तो उसका आसान तरीका होता है कि उसकी सेंट्रिसिटी खत्म कर दें, यानी कि बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें ताकि फोर्स का मैग्नीट्यूड खत्म हो जाए और आप अनबैलेंस। तो चंद केसेस में फोर्स को खत्म करना सोल्यूशन होता है, तब फोर्स वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, हम मिसाल दी अर्थक्वेक में, या आप फॉर एग्जांपल मोटर के केस में, इंजन के केस में आप वाइब्रेशन नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन आएंगी आएंगी जब वो ऑपरेट करेगी। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ने गाड़ी के इंजन में देखा हुआ, गाड़ी के इंजन में आप बोनट खोले तो उसमें एक स्टैंडर्ड वाइब्रेशन होती है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि हम जो ओमेगा बाय ओमेगा एन की रेशो है इसको ग्रेटर देन 3 रखते हैं। यानी कि जो फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की रेशो है इसको हम 3 से बड़ा रखते हैं। इससे भी वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो जाती है और हमारे जो है वो मतलब डिजायरेबल लेवल पे आ जाती है। जो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वाइब्रेशन के, उसके अंदर आ जाती हैं, उसकी जो लेवल है उसके अंदर आ जाती है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी रेशो को ग्रेटर देन 3 रखें। और जो आखिरी तरीका होता है, अगर ये फ्रीक्वेंसी रेशो जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, यस, तो आपका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड अमूमन ज्यादा होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा। तो इसका फिर एक ही तरीका होता है कि आप डैम्पिंग रेशो को इंक्रीज कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको समराइज कर दिया है लास्ट लेक्चर के हवाले से, कि फोर्स्ड वाइब्रेशन अगर आपने खत्म करनी है, फोर्स वाइब्रेशन डेंजरस फिनोमेना, जाहिर सी बात है। कोई बॉडी अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट वाइब्रेट करती है तो वो डैमेज भी हो सकती है, वो ब्रेक भी हो सकती है। तो उसके 3 तरीके, हम नॉर्मली फोर्स वाइब्रेशन चाहते नहीं है, सिवाय चंद एप्लीकेशन पे जहाँ पे हमें उसकी वाइब्रेशन की जरूरत होती है। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, क्या कह लें, जो मोबाइल में वाइब्रेशन होती है ये भी फोर्स वाइब्रेशन होती है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये खुद प्रोड्यूस की जाती है। इस तरह जो थ्रेशर्स होते हैं जो कि अलग करते हैं सीड को स्टॉक के साथ, उसमें भी नेचुरल वाइब्रेशन खुद ही प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि वो अलग हो जाए। इस तरह जो शेकर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में, जिसमें जिसमें भी ये काम होता है कि कोई आपने अगर सैंड को या किसी पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो हम उसमें जो है वो वाइब्रेशंस का फिनोमेना खुद यूज करते हैं, और वो आपने शायद आपके जहन में आ भी रहा होगा। तो इन चंद एप्लीकेशंस के अलावा जनरली आमतौर पे हम फोर्स वाइब्रेशन को चाहते नहीं है कि वो पैदा हो, क्योंकि उनके पैदा होने का खतरा ये होता है कि वो फिर काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है सिस्टम में। तो इन इन तमाम एप्लीकेशंस के अलावा जिसमें हम वाइब्रेशन खुद पैदा करते हैं, वो फिनोमेनाज जिसमें वाइब्रेशन हो रही होती है, तो उसके 3 ही तरीके होते हैं वाइब्रेशन खत्म करने के या कम करने के। एक तरीका कि हम फोर्स को रिमूव कर दें, यानी कि जिस जिस फोर्स की वजह से वाइब्रेशन पैदा हो रही है उसको ही खत्म कर दें। दूसरा तरीका, अगर वो हम खत्म नहीं कर सकते, पहला तरीका ये कि आप फोर्स को खत्म कर दें, ये पहला तरीका। अगर आप उसे खत्म नहीं कर सकते
तो कोशिश करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेशो ग्रेटर देन 3 रखें, ताकि वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, जैसा फॉर एग्जाम्पल चंद केसेस में ओमेगा या ओमेगा एन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, उस केस में फिर हम डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसका बेसिकली नाम है सपोर्ट मोशन। सपोर्ट मोशन और बेस एक्साइटेशन, ये एक ही बेसिकली लफ्ज है। ये आप कह लें कि एक ही टॉपिक के दो नाम है, सपोर्ट मोशन या बेस एक्साइटेशन। सपोर्ट मोशन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये थॉमसन की बुक में हुआ है। मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल भूल गया कि आर्टिकल कौन सा है, प्रॉब्ली 3rd चैप्टर, ये आप देखिएगा जाके, दैट इज प्रॉब्ली 3.5। और जो बेस एक्साइटेशन का टॉपिक है, ये बेसिकली इनमैन की बुक से, डैनियल जे इनमैन, और ये आर्टिकल है 2.4। ठीक है। मैं जो आज जो हम थोड़ी सी अच्छा, जो मॉडलिंग हम आज थोड़ी सी देखेंगे, वो मैंने जो इस दफा मॉडलिंग ली है वो इनमैन की बुक में से ली है। ठीक है। जो हम जो थॉमसन की बुक में वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुई है। ठीक है। तो आज हम डेरिवेशन जो करेंगे या जो थोड़ी सी मॉडलिंग देखेंगे, वो इनमैन की बुक में से देखेंगे। और मैं आपको सिर्फ चैप्टर नंबर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सॉफ्ट फॉर्म में ये बुक दी हुई है। दिस इज चैप्टर नंबर 2, टॉपिक of base excitation, article 2.4 and page number 130। तो यहाँ पे आपको ये इसकी मॉडलिंग मिल जाएगी। अच्छा, बेस एक्साइटेशन के हवाले से ये है कि इसकी डेरिवेशन फोर्स वाइब्रेशन से भी बहुत लेंथी है। मतलब अगर फोर्स वाइब्रेशन में आपको याद होगा, जब हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी, तो प्रोबब्ली टेक 2.5 आवर्स। इसकी डेरिवेशन मुकम्मल करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बजाय इसको पूरा डिराइव करने के, मैं आपको इसके, जिसे आप क्या कह लें कि हम इसको कंपैरेटिवली ड्राइव करें। कंपैरेटिवली मतलब जो फोर्स वाइब्रेशन की डेरिवेशन है, हम वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि कंपैरेटिवली उससे जो है वो हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज की जो मॉडलिंग है वो इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि शॉर्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन करने का फिर वही मकसद है कि आपको समझ आए कि हम इसको करते कैसे हैं। इसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके ओके, बेस एक्साइटेशन होती क्या चीज है, या सपोर्ट मोशन आप कोई भी कह रहे हैं। नॉर्मली ये होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक सिंपल सा, वी हैव अ मास, वी हैव अ स्प्रिंग एंड वी हैव अ डैम्पर। मेरे पास कुछ वीडियोस है जो मैंने खुद बनाई हुई है इस हवाले से, तो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा जब हम ये पढ़ लेंगे। So we have a C, we have a K. This is what we are studying last time. And what happens that the इसकी जो support होती है, it starts to vibrate. Support means this base, yeah, this base. ठीक है, on which the spring and damper has been mounted, it starts to vibrate. पहले आपके ज़हन में होगा हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये mass vibrate करे with a force। ठीक है। हमने कहा था कि ये फोर्स जो है स्मैश, ये भी फिनोमेना होते हैं। मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दी थी। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं रियल लाइफ में, जहां पे आपकी बेस एक्साइट करती है, यानी कि जिसके ऊपर सपोर्ट आपके स्प्रिंग या डैम्पर सपोर्टेड होते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और उस केस में इसको भी फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं, क्योंकि होती तो ये भी फोर्स ही है, लेकिन इसकी मॉडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन से। क्लियर। जो बेस मूव करेगी, आपकी जो बेस है जिसके ऊपर डैम्पर और स्प्रिंग माउंटेड है, अगर ये मूव करेगी तो आपकी डेफिनेटली, चूंकि इसका ताल्लुक मेन मैस के साथ है, जो कि हमारा मेन कंसर्न होता है वाइब्रेशन के अंदर, कि वो कितना वाइब्रेट करेगा, तो डेफिनेटली वो भी किसी हद तक या कुछ हद तक वाइब्रेट करेगा। कितना वाइब्रेट करेगा ये हम आज की मॉडलिंग में देखेंगे। इसलिए ये जो फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास बेस एक्साइट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स वाइब्रेशन का फिनोमेना, इसको बेस एक्साइटेशन कहते हैं। अगर किसी के जहन में कोई एग्जांपल आ रही हो इस हवाले से तो वो दे सकता है। मैं चाह रहा था कि आप कोई इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। किसी के जहन में एग्जांपल आ रही है जहां पे बेस एक्साइट करती है हमारे पास। सर एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन है सर। अच्छा पूछे, हाँ जी, सॉरी प्लीज।
सर जब बेस एक्साइट करेगी तो सर ये पॉसिबल है कि हमारे उसके साथ हमारा जी प्लीज, पहले आप पूछ लें फिर कोई और पूछ ले। सर जब बेस एक्साइट करेगी सर ये पॉसिबल है कि उसके साथ जो हमारा मैथ है वो भी एक्साइट कर जाए? जी बिल्कुल करेगा। वो उतना नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका स्प्रिंग और डैम्पर का डिजाइन क्या है, जो कि बेसिकली आगे हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वाइब्रेशन आइसोलेटर। वाइब्रेशन आइसोलेटर जो होता है, इट इज बेसिकली नथिंग बट, मैं आपको जरा थोड़ा सा उसको पहले वाली बात समराइज करता हूँ यहाँ पे। वाइब्रेशन दिस इज वाइब्रेशन आइसोलेटर इज नथिंग बट केयरफुली डिजाइंड स्प्रिंग एंड डैम्पर। केयरफुली डिजाइन से क्या मतलब है? केयरफुली डिजाइन मतलब है, जो मैंने आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर चीज इंक्लूड किया, इसको कहते हैं वाइब्रेशन आइसोलेटर। ये क्या करता है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या मैस वाइब्रेट करेगा, वो करेगा जरूर, क्योंकि इसका फिजिकल कनेक्शन है। आप फिजिकल कनेक्शन में कैसे कह सकते हैं कि फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगी, वो होगी। हम इसको डिजाइन इस तरीके से करेंगे कि कम से कम फोर्स जो है वो मैस तक जाए, यानी मैस कम से कम वाइब्रेट करे बेस की वाइब्रेशन की सूरत में। ठीक है। यस सर। और सर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या चाहते हैं कि हमारी बेस एक्साइट करे या हमारा मैथ एक्साइट करे? नहीं, हम कोई कुछ भी नहीं चाहते। हम दोनों काम नहीं चाहते प्रैक्टिकली। लेकिन होती है प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी ये है कि वो होती है। अब वो क्यों होती है, वो आगे जाके एग्जांपल्स आएंगी बहुत सारा। कि हम चाहते तो नहीं है ना बेस एक्साइट करे, ना ही मैच एक्साइट करे फोर्स की वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक होता है हमेशा से, ये लेकिन चंद एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें ये मजबूरी है, मतलब वो करता ही करता है, वो उससे क्या करेंगे। फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि हम ट्राई टू, अगर बेस एक्साइट करिए तो हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम वाइब्रेशन मैच में ट्रांसफर हो। ठीक है, कम से कम हो। तो हम हमारी सेफ्टी का वो होता है। और ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो डेरिवेशन करेंगे ना आज, या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यही इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। मैं खुद देख के आया हूँ कि वो आइसोलेटर जब डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वो इसी प्रोसीजर जो कि हम आज लेक्चर में देखेंगे इसको फॉलो करते हैं बकायदा, क्योंकि इसके बगैर आइसोलेटर डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वो क्या प्रोसीजर होता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। सर ये एक्साइड किस तरह करेंगे हम बेस को? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बेस एक्साइट करने का मतलब कैसे पॉसिबल है, देखें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीएनसी मशीन है। ठीक है, लेट्स से सीएनसी लेथ है। ठीक है, ये किसी फाउंडेशन पे माउंटेड है। आपके पास कोई फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, और आपके पास ये आप उसकी फाउंडेशन है, और ये सीएनसी लेथ है, ये ऑपरेट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि आप गौर कर रहे हैं कि वाइब्रेशन ना इसके यहाँ बेस में आ रही है। ठीक है, अब वो कैसे आ रही होगी? पॉसिबली इसके साथ कोई और मशीन लगी हुई है। ठीक है, लेट्स से वो मशीन है ग्राइंडर। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई और भी हो सकती है। मैं आपको अभी इसकी रियल लाइफ सीमेंट इंडस्ट्री में बताता हूँ कि क्या होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। अच्छा, ये आपके पास ये ग्राइंडर लगा हुआ मिसाल के तौर पे, ठीक है, ग्राइंड कोई कोई और मशीन कह लें। अब क्या हो रहा है कि इसमें कोई अनबैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो गौर से सुनिएगा मेरी बात, इसमें कोई अनबैलेंस है। इस अनबैलेंस की वजह से ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कोई भी चीज अनबैलेंस तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब चूंकि ये जो पूरे जो बॉडी है, ये एक सेम फ्लोर पे कनेक्टेड है। ठीक है, समझ आया? ये फ्लोर एक ही है जिस पे ये माउंटेड है। तो क्या होगा कि ग्राइंडर से जो हमारे पास फोर्स है, जो वाइब्रेशन है, वो इस यहां पे ट्रांसमिट होंगी। ठीक है, फ्लोर के अंदर। जब वो फ्लोर में ट्रांसमिट होगी, तो वाइब्रेशन जो है वो हर जगह पे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, हर जगह पे, वेर एवर दे कैन गो। तो डेफिनेटली वो इस मशीन में भी आएंगी। ठीक है, अब होगा क्या कि जब वो इस मशीन में आएंगी, तो आपके पास वाइब्रेशन यहां से ट्रांसमिट होके कोशिश करेंगे कि वो इस मशीन में चली जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस एक्साइटेशन। यानी कि इस मशीन की अपनी बेस जो है जिस पे ये माउंटेड है, यानी कि अपनी फाउंडेशन है जिस पे ये माउंटेड है, वही एक्साइट करना शुरू कर दे। उस केस में क्या होगा कि जब आपकी वाइब्रेशन ट्रांसमिट होंगी,
तो आपकी सीएनसी की एक्यूरेसी खराब होगी वाइब्रेशंस की वजह से। और आपको पता है वाइब्रेशन इतना सिंपल फिनोमेना है, अगर आपकी किसी खासतौर पे सीएनसी फिनोमेना या लेथ के अंदर या मिलिंग के अंदर जहाँ पे आप बहुत प्रिसाइज काम कर रहे हैं, कोई टर्निंग कर रहे हैं, कोई थ्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मिलिंग ऑपरेशन, को गियर कट कर रहे हैं, गियर हॉबिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहां पे उसकी बेस में वाइब्रेशन आ रही हैं तो वो डेफिनेटली डेंजरस है, क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी खराब कर देगी। और आप जब वो कोई पार्ट डिलीवर करेंगे, लेट्स से आप गियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मिलिंग के ऊपर, और अगर उसमें वाइब्रेशन आ रही तो गियर की आपकी टीथ की खराब हो जाएगी, थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जब आप गियर मैश करेंगे तो मैश में प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है साउंड ज्यादा हो, वाइब्रेशन ज्यादा हो। सो इस तरीके से ये एक तरीका है जिसमें बेस एक्साइट कर जाती है। ठीक, पॉइंट समझ आया? सर मतलब बेसिकली हमारा बेस एक्साइटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास बेस के अंदर वाइब्रेशन का जो सोर्स है वो बेस होगा, हमारे पास बेस में हमारे पास ना वाइब्रेशन हो रही होगी, वाइब्रेशन उसकी आ वजह से रही बाकी। होगी, हाँ, तो और कहाँ से रही होगी, सम टाइम हमें पता होता है, सम टाइम हमें नहीं पता होता है। यस सर। इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्री में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं आपको इसका वर्ड बता देता हूँ। जब इंडस्ट्री में ये वर्ड बोलेंगे तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये इंडस्ट्रियल वर्ड है। इसे कहते हैं नॉइज फ्लोर अपलिफ्टिंग। ठीक है, नॉइज फ्लोर अपलिफ्टिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये मशीन है और आप इस मशीन के ऊपर यहाँ पे सेंसर इंस्टॉल करते हैं, सेंसर मतलब यहाँ वाइब्रेशन मेजर करते हैं, और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होती है, यानी कि आपकी नॉइज फ्लोर का मतलब, अपलिफ्टिंग का मतलब है आपको वाइब्रेशन काफी ज्यादा फील होती है। ठीक है, आपका नॉइज जो फ्लोर है वो अपलिफ्ट कर जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इसका ज्यादातर मतलब यही होता है कि आपकी बेस एक्साइट कर रही है, ठीक है, और उसकी वाइब्रेशन कहीं और से आ रही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि, हो सकता है वाइब्रेशन इस मशीन से भी ट्रांसमिट हो रही हो। ठीक है, वाइब्रेशन इस मशीन से भी ट्रांसमिट हो रही हो, ये भी पॉसिबल है। इसलिए बेस एक्साइटेशन को प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं होता। ये सबसे टफेस्ट जॉब होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि क्या वाइब्रेशन आपकी अपनी मशीन की वजह से बेस में आ रही है या किसी और मशीन की वजह से बेस में आ रही है, यानी किसी और मशीन की वजह से उस मशीन की बेस में आ रही है। पॉइंट समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये यस सर। एक सीधी सादी एग्जांपल दी है आपको मैंने। इसी तरह इसकी जो दूसरी बड़ी एग्जांपल है वो, हाँ, मैं आपको सीमेंट इंडस्ट्री की बात, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इशू होता है। और इशू क्या होता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में जब वो आपके पास पैलेट्स बनते हैं सीमेंट के, तो वहां पे एक होता है जिसे बेसिकली कहते हैं तो ग्राइंडर ही है, लेकिन वो हैमर ग्राइंडर्स होते हैं। हैमर ग्राइंडर का मतलब ये होता है कि वो उसमें हैमर्स लगी होती हैं, जिस तरह वो घरों में हम कुंडी में कूटते हैं, इस तरह वो सीमेंट को बड़ी बड़ी हैमर से कूटते हैं। ठीक है, ये हैमर्स जो है ये पीरियोडिकली लगती है, यानी कि इस तरह इसमें जो क्रैंक मैकेनिज्म लगा होता है, और क्रैंक में पता है कि ये उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है कि जब उसकी हैमरिंग होती है तो जो आपके पास जो पैलेट्स होते हैं सीमेंट के, जो बड़े बड़े आप कह लें कि ग्रेन्स होते हैं, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ओल्ड मेथड है, अब तो डिफरेंट मेथड यूज होता है, लेकिन अभी भी सीमेंट इंडस्ट्री में, मैं एसक्री सीमेंट में गया हूँ, बेस्टन में गया हूँ, तो यही मेथड वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके प्रॉब्लम, हैमरिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि हैमरिंग में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। आप कभी सीमेंट इंडस्ट्री में इसके पास जाए तो आपको बकायदा फ्लोर में वाइब्रेशन फील होंगी जब हैमरिंग हो रही होगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब ये नेचुरल वाइब्रेशन है, आपको पता है क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हैमरिंग हो रही है। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि इसकी बेस ऐसे डिजाइन करें, इसकी बेस के ये आइसोलेट हो जाए, यानी कि इसकी वाइब्रेशन फ्लोर में ट्रांसमिट ना हो। लेकिन वो कुछ ना कुछ फिर भी होती हैं, क्योंकि मैकेनिकल कनेक्शन होता है। इसलिए इसके साथ कभी भी इस मतलब ग्राइंडर के साथ, जो आपको सीमेंट ग्राइंडर होता है, इसके साथ कभी भी सेंसिटिव मशीन नहीं इंस्टॉल करते। पॉइंट समझ आया? सेंसिटिव मशीन का मतलब है जिसमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वाइब्रेशन कुछ ना कुछ, आप इवन खुद भी जाएंगे, आप खड़े होंगे, आपको फील हो रहा होगा कि यार वाइब्रेशन आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि हैमरिंग इज अ वेरी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिकली हैमरिंग हो रही होती है, एक खास इंस्टेंट के बाद हैमर होता है। तो वो एक पीरियोडिक फिनोमेना है, पीरियोडिक फिनोमेना हमेशा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है।
और वो एक प्रॉब्लम है। तो सेंसिटिव मशीन कभी भी इसके साथ नहीं लगाई जाती, जिसमें हम कोई मेजरमेंट्स कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो, उसमें ये नहीं है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में कॉमन है। इसके अलावा वाइब्रेशन आइसोलेशन करना इटसेल्फ, इसको वाइब्रेशन आइसोलेशन कहा जाता है। जब आप वाइब्रेशन को आइसोलेट करते हैं बेस के साथ या मशीन के साथ, तो इसको इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मैंने ये जो वर्ड इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ये वाला, इसको वाइब्रेशन आइसोलेटर कहते हैं। और वर्ड आपको आइसोलेटर से मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना, अलग करना, यानी कि वाइब्रेशन को किसी तरीके से उस बॉडी से अलग कर दें कि वो ट्रांसमिट ना हो। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। यस सर। इसके अलावा इसकी जो मेजर थर्ड एप्लीकेशन होती है वो होती है कि आपके पास आपका गाड़ी का सस्पेंशन होता है, बेसिकली इट्स एक्स लाइक अ बेस एक्साइटेशन। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ वो क्यों। आपके पास ये स्प्रिंग है, ये डैम्पर है, ठीक है, और लेट से यहाँ पे हम आप इसको टायर बना देते हैं, ठीक है। आप अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो आपके पास ये डैम्पर हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पे लेट से अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा एक्सटेंड करके बताऊं, तो यहाँ पे आपके पास टायर होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो। और ये नॉर्मली आपने देखा होगा, स्प्रिंग डैम्पर नॉर्मली होता है, डैम्पर अंदर होता है, स्प्रिंग उसके ऊपर कॉइल्ड होता है। सम केसेस में ये लेदर भी होते हैं। विट्स जो ज्यादातर विट्स गाड़ियां बनाती है वो अपनी लेदर रखते हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर कंपनियां जो है वो मैकफियरसन स्टड सस्पेंशन होती है, जिसके अंदर डैम्पर आपके जो होता है वो इंटरनल साइड पे होता है, और जो आपका स्प्रिंग होता है वो उसके ऊपर कॉइल्ड होता है। ये आपने देखा होगा, मोटरसाइकिलों में भी देखा होगा और गाड़ियों में भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन चंद गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें विट्स के केस में, या और भी कोई गाड़ियां जिसमें ये अलग अलग बनाते हैं, स्प्रिंग अलग होता है, डैम्पर अलग लगा होता है। तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो पैरेलल ही है, चाहे उसके अंदर लगाएं चाहे उसके अलग लगाएं, वो गाड़ी के इंटरनल डिजाइन पर डिपेंड करता है। होता ये है कि जब आप रोड गाड़ी ड्राइव या मोटर बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी रोड में अनइवननेस होती है, ठीक है, वेवीनेस होती है। ये वेवीनेस नजर नहीं आती इस तरह कि आप कह लें कि मुझे नजर आ रही रोड वेवी, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। यानी कि प्रॉब्ली सम टाइम इसकी जो वेवलेंथ का मतलब है क्रॉस टू क्रॉस डिस्टेंस, सम टाइम ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेट्स से 500 मीटर्स होता है, ऑर्डर ऑफ 100 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको इसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता कि आपको नजर आए कि रोड में वेवीनेस है। लेकिन जब आप ड्राइव करते हैं और आपको कैसे पता लगता है कि ये भी बेसिकली, ये आपके पास अगर आप इसको गौर करें तो ये आपके पास सिस्टम है आपका, और ये आपके पास बेस है, जो रोड है इट्स एक्स लाइक अ बेस। ये अब ये एक्साइट खुद नहीं करती, बल्कि जब आप इस पर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है वो आपको एक्साइटेशन देता है, ठीक है। तो नॉर्मली कभी किसी ने मतलब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, उसको करिएगा नहीं। जब आप मोटरवे पे बहुत हाई स्पीड पे ड्राइव करें तो आपको फील होता है कि रोड के अंदर ना हम्प्स मौजूद है, आप एक गाड़ी उसका वो छोड़ना शुरू कर देती है। हाई स्पीड से मेरा मतलब जो है वो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, डोंट ट्राई इट। मैंने एक बार कोशिश खुद नहीं ट्राई की, किसी दोस्त के साथ बैठा था, सो उसके दोबारा मैं कभी नहीं बैठा। सो इफ यू ड्राइव एट अबाउट 170 किलोमीटर पर आवर, नहीं ये बहुत ज्यादा है 170 तो। है, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने उसके बाद उसके साथ कभी नहीं बैठा फिर दोबारा। ओके, सो एट अबाउट रफली दिस स्पीड, जो आपकी मोटरवे भी है उसमें आपको फील होगा कि इस रोड के ऊपर हम्प्स मौजूद है, ठीक है, इस रोड के ऊपर जम्प्स हैं, और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट लूजिंग द ग्रिप। और I have tried it. आप ट्राइड इट, आप इसको वो क्या कहते हैं, सेकंड करते हैं कि ऐसा होता है? Yes sir, होता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ये तो इन्होंने ट्राई किया हुआ है एंड ही नोज दैट। होता है तो सर। है एट हाई स्पीड ये क्यों होता है? बिकॉज रोड में कोई ना कोई वेवीनेस होती है, रोड कभी स्ट्रेट नहीं होती 100%, इसीलिए। हाँ उसका रोड की जो, सरफेस स्मूथ नहीं होता। हाँ स्मूथ नहीं होता, और इसी वजह से सर रोड की एक इस स्पीड वजह से होता है। लिमिट अगर गाड़ी डाउन की हो तो फिर नहीं करती वो। फिर भी करती है, वैसे वो बेहतर ऑपरेट करती है, करती जरूर है, वो कम उछलती है ऊपर।
ठीक है, क्योंकि उससे सेंटर ऑफ तो मास हम नीचे जैसा कर देते हैं ना। वाइब्रेट तो करती है, जब जंप आएगा वाइब्रेट तो करती है वहां पे, वो फिर जंप लेती है बहुत बुरा, हाँ, जब तो बंदा क्योंकि डर आप जाता है। जब गाड़ी नीचे लेके जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है, सेंटर ऑफ मास नीचे आता है उतनी गाड़ी आपकी स्टेबल होती है। इसी स्पोर्ट्स कार भी कुछ जमीन के साथ बनाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को जमीन के करीब रखते हैं, उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन एनी केस, वो तो आपकी बात ठीक है कि वो स्पोर्ट्स कार में या अगर आपने हाई स्पीड ड्राइविंग करनी तो उसमें ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर नीचे रखेंगे तो एक प्रॉब्लम तो ये होगा, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि ए नीचे आकर लिफ्ट शुरू कर देगी गाड़ी को देना, और दैट इज वेरी डेंजरस। तो एक जो आपकी गाड़ी अनस्टेबल होती है उसकी दूसरी वजह ये भी होती है कि जो आपके एयर नीचे से फ्लो कर रही होती है गाड़ी के, वो गाड़ी को लिफ्ट देना शुरू कर देती है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉज कि वो आपकी जो ग्रिप है वो लूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए हर हर रोड की एक स्पीड लिमिट डिफाइन होती है। और स्पीड लिमिट क्यों डिफाइन होती है? उस स्पीड लिमिट के ऊपर आपको रोड स्ट्रेट फील होती है, यानी कि आपको दो हम्प्स के दरमियान इतना टाइम लगता है कि आपको ये महसूस नहीं होता कि रोड में कोई हम्प है, ये रोड में कोई अनइवननेस है, ये कोई रफनेस है। मोटरवे के ऊपर अगर आप, मैं बहुत फ्रीक्वेंट ड्राइविंग करता हूँ, अगर आप 110 120 पे करें तो आपको शायद ही कहीं फील होगा कि इस रोड में कहीं वेवीनेस है, इसीलिए उसकी स्पीड लिमिट डिफाइंड 120 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको 160 170 लाइक दैट ड्राइव करेंगे तो वो रोड में आपको वो रफनेस फील होगी। ठीक है, और ये रोड की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि रोड की कंस्ट्रक्शन एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि स्पीड लिमिट है इसलिए जो है वो अब जो है वो उससे आपको फील होती है। आप बहुत सारों को आइडिया होगा, जर्मनी इज ओनली कंट्री जिसके अंदर हाईवे पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, बाकी दुनिया में हर जगह पे है। और नॉर्मली पीपल ड्राइव एट, स्पेशल यूरोप से ट्रेवल करते हैं जर्मनी, और दे ड्राइव अराउंड 340 350 380। ठीक है, उनकी रोड्स इतनी अच्छी हैं कि इवन यू ड्राइव एट अबाउट 370 और 380, आप रोड की वजह से आपकी गाड़ी अनस्टेबल नहीं होती। आपकी अपनी गाड़ी अगर डिजाइन ऐसी हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन रोड की वजह से वो नहीं होती। और ये जो है वो सिर्फ उधर होता है, और वो उससे पता लगता है कि रोड कितनी अच्छी कंस्ट्रक्टेड है कि इवन 300 350 380 पे भी रोड से आपको महसूस नहीं होता, ये ग्रिप रोड की वजह से लूज नहीं होती कल रोड में आनी हुई। मेरे अपने भाई जो है चूंकि जर्मन नेशनल है और वो नॉर्मली ड्राइव करते हैं हाईवे पे, क्योंकि उनके पास जो है वो BMW है, वो ड्राइव एट अबाउट 300 320, तो मुझे बता रहे होते हैं कि इवन 300 पे भी जो है वो गाड़ी रोड पे अनस्टेबल नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ उधर ही होता है और कहीं नहीं होता दुनिया में। आज स्पीड लिमिट हर जगह पे डिफाइंड है, और वो रोड की सर वजह से आप भी उनको होती है। मना किया करें कि ज्यादा तेज ना चलाया करें सर। नहीं नहीं, मैंने वैसे कहा उनको, वो उन्होंने पहले वो फोर्ड रखी थी, अब उन्होंने BMW ले लिया। पता है BMW जब आप ले लें तो फिर आपको थोड़ा सा होता भी है कि यार आई हैव BMW, तो व्हाई शुड आई ड्राइव एट अबाउट, जब मैं उनको हर टाइम मना करते रहता हूँ कि स्थान बना थोड़ा सा कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, सो लेकिन चूंकि पूरी दुनिया वहां पे आती है तो वो कई बार 200 पे चला रहे होते हैं, तो मुझे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं पैदल चल रहा हूँ सड़क पे, ड्राइविंग एट 200, क्यों कहते हैं वहां पे लोग मर्सिडीज और ये चलाते हैं तो 380 370 360 लाइक दैट। एनीहाउ, तो एक मजाक की बात थी। तो जो रोड की जो आपकी जो वेवीनेस है वो डिफाइन करती है कि आपके पास जो है वो ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ बेस एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं। इसका ज्यादा जो ताल्लुक होता है वो इंडस्ट्री में होता है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह जो इंडस्ट्री में जो बेस एक्साइटेशन है वो नॉर्मली अवॉइड की जाती है, इसलिए इंडस्ट्री में कंसल्टेंट्स बुलाते हैं जब उनको महसूस हो कि शायद ये बेस एक्साइट कर रही है या वाइब्रेशन इसकी बेस में आ रही है मशीन में, तो पहले तो इंश्योर करते हैं कि मशीन में कोई फॉल्ट ना हो। अगर मशीन में कोई फॉल्ट ना हो तो फिर कोशिश करते हैं कि उसकी सोर्स फाइंड करें कि वाइब्रेशन आ कहाँ से रही है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि इंडस्ट्री में सोर्स ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कोई प्लांट विजिट किए होंगे, सीमेंट प्लांट या ऑयल जो रिग है, या आपके पास फर्टिलाइजर में, तो मैंने खुद काम किया हुआ है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है या इतना इतना कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है कि आप नहीं बता सकते कि वाइब्रेशन की सोर्स कहाँ से है, या आप हर मशीन को तो नहीं चेक कर सकते जो कि कंपोनेंट्स उसके साथ थाउजेंड्स में होंगे। तो फिर हमारा आसान तरीका ये होता है कि जब आपको ये इंश्योर हो जाए कि मशीन के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, यानी कि ये खुद कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है, जो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है या इसमें कोई सोर्स नहीं है, और वाइब्रेशन फिर भी इसमें आ रही है,
तो डेफिनेटली उसका एक वाहिद रह जाती है कि इसमें से कोई वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो मैंने बताया तरीका तो यही होता है कि आप सोर्स को खत्म करें, लेकिन बहुत सारे केस में सोर्स को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद देखे हुए हैं, बहुत मुश्किल है ये। वो कोई भी इंडस्ट्री प्रैक्टिस करती ही नहीं है कि अगर उसे ये फील हो कि यहाँ से वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है और वो वाइब्रेशन की सोर्स ढूंढना शुरू कर दे। सोर्स ढूंढना आसान काम नहीं है, वो बहुत कंपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए हमारा पास आसान तरीका होता है, हम यहाँ पे वाइब्रेशन आइसोलेटर इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेशन आइसोलेटर्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन आइसोलेटर्स इस मशीन को किसी भी बेस एक्साइटेशन से आइसोलेट करते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे बहुत कम वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है और जिसकी वजह से आपकी मशीन की जो एक्यूरेसी है या उसकी फंक्शनिंग जो है वो खराब नहीं होती। समझ आ गया पॉइंट कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बता रहा है? Yes, sir. अच्छा, पहले तो मैं जेहन में था मैं आपको वीडियोस बाद में दिखाऊं। मेरा ख्याल है चूंकि आपको फिनोमेना समझ आ गया, मैथमेटिक्स से पहले एक दो वीडियोस देख लेते हैं, अब वो आपको और विजुलाइज हो जाएगा बेहतर तरीके से। और ये दोनों मैंने खुद बनाई है, और ये दोनों जो है वो, एक तो आपको पता है कि आप अभी इंजीनियर बने नहीं है, खैर आपके साथ भी यही होता होगा। इंजीनियर अगर घर के काम ना कर सके तो उसको इंजीनियर नहीं मानते वैसे जनरली। तो आई वॉज यूजली वर्किंग विद मैनी मशीन्स जो कि घर में यूज होती है। देख लेते हैं। ओके, यस। तो बेसिकली आई वॉज रिपेयरिंग अ वॉशिंग मशीन, और मैं घर की वॉशिंग मशीन जब रिपेयर कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि इसका जो ड्रायर होता है, उसके ड्रायर में जो होती है वो वाइब्रेशन आइसोलेटर्स लगे होते हैं। और जब मैंने सर, मैंने फिर आपकी इस उसकी, वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी है साथ में? जी डबल जो होती है अच्छा, वो ये वॉशिंग, डबल है, ठीक है। हाँ ये डबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो घर में कोई नहीं मानता इंजीनियर अनलेस आई कैन रिपेयर ईच appliance in the home। बहरहाल, तो आई ट्राई, मैं कोशिश करता है तो कोई ना कोई समझ आ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो नहीं होती, लेकिन कुछ देख देख के शायद समझ आ ही जाती है। कुछ थ्योरी थोड़ी बहुत होती है तो समझ आती है, अच्छा ये खराब है वो खराब है। तो मैं बेसिकली वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा था, उसकी बेल्ट का इशू आया था। तो मैंने बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, मेरे जहन में ये नहीं था तब तक कि इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। अब आपके पास अगर थोड़ा सा मैं आपको इधर हाईलाइट कर दूं तो आपके पास ये जो है, ये वाली जो आपको ये बेस नजर आ रही है, ये बेसिकली ड्रायर की बेस है। जो ड्रायर इस्तेमाल होता है, जो वॉशिंग मशीन के साथ होता है, जो डबल होती है। और ये जो है वो, ये जो उसका फ्लोर है, जो उसका मेन जो आपके पास वॉशिंग मशीन का जो बेस होती है वो है। और अगर मैं आपको भी चला के दिखाता हूँ, आपको पता है ड्रायर में ना नेचुरल वाइब्रेशन आती है, क्योंकि जब आप कपड़े ड्राई करते हैं तो चूंकि आप सेंटर ऑफ मास को इंश्योर नहीं कर सकते कि वो 100% सेंटर में रोटेशन पे होगा। जैसे आपको पता है, बहुत सारे आपने घरों में देखा होगा, जब आप ड्राई डालते हैं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो आपको घर वालों को पता होता है कि अच्छा सर, वो कपड़े जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है ना? जी वो उसकी वजह से होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती है, वो कभी भी जीरो नहीं कर सकते। देखा है ना आप सारों ने कि ड्रायर में फिर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन लाजमी होंगी, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास अगर अलाइन कर दें तो सेकेंडरी फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। अब चूंकि ये बहुत मुश्किल है कि आप कपड़ों को ऐसे एडजस्ट करें कि वो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर ऑफ रोटेशन पे आए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उसलिए कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती हैं। इसको आइसोलेट करने के लिए कि पूरी बॉडी ना वाइब्रेट करना शुरू कर दे, वो वाइब्रेशन आइसोलेटर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा इसको, इस वीडियो को। अगर आप गौर करें, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, ठहरें। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वाइब्रेशन हो रही है, और आप बेस में देखें वाइब्रेशन कितनी है। ये बेस है, कितनी वाइब्रेशन जा रही है इधर, ना होने के बराबर। समझ आया पॉइंट? मैं शौकिया वैसे बना ली थी वीडियो वैसे ही। पॉइंट समझ आया? आपके पास ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और ये दरमियान में जो आपको रबर नजर आ रहा है ना, ये आइसोलेटर है। इसको वाइब्रेशन आइसोलेटर कहते हैं। ओके, समझ आ गया? यस सर, यस समझ। आपके पास जो है ये वाइब्रेशन आइसोलेटर, ये डिजाइन करने होते हैं।
ठीक है। ये जो आपको ये जो आप दोबारा ये रबर आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो रबर नजर आ रहा है, ये आइसोलेटर कहलाता है। इसको डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली काइंड ऑफ दिस है कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है। कोई गाड़ी की मिसाल नहीं है सर, BMW कह रहा है कुछ? नहीं नहीं, BMW की तो नहीं है। मेरे अपने पास एक जमाने में FX हुआ करती थी, वंस अपॉन अ टाइम। उसकी वीडियो मेरे पास है, मैंने उसकी वीडियो भी सर बनाई। आपके लिए वही BMW है। ओके। नहीं, अब तो मेरे पास बेहतर गाड़ी है। एक जमाने में हुआ करती थी जब थोड़ी सी फाइनेंशियली आई एम वीक। तो एनी हाउ, सो चलिए फुल स्क्रीन होगी है। इसमें अगर आप गौर करें, एक सेकेंड, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी एक दफा, और उसका ये मकसद यही था कि इसमें भी ये फिनोमेना यूज होता है। अब लेटेस्ट गाड़ियों में भी है, ये तो डेफिनेटली होता ही होता है। इसमें आप गौर करें तो आपके पास ये वाइब्रेशन आइसोलेटर है, ये ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी ये देखें, ये गाड़ी की बॉडी है, कार बॉडी, ये इंजन की वाइब्रेशन है। या कुछ नजर आए ना इस आर्म के ऊपर, आप गौर कर, ये इंजन की वाइब्रेशन है। ये आर्म इंजन से जुड़ा हुआ है और ये आपकी बॉडी के साथ है। इसका काम होता है कि आपकी गाड़ी इंजन की वाइब्रेशन, जो कि इंजन में आपको होता है नेचुरली वाइब्रेशन आती है, और 3 सिलेंडर इंजन में तो ज्यादा आती है। 3 सिलेंडर इंजन होता है, 800 सीसी है। 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन रिलेटिवली ज्यादा होती है 4 सिलेंडर के मुकाबले में। तो इंजन में तो वैसे भी वाइब्रेशन होती है, आप कुछ भी कर लें। तो क्या होता है कि ये जो आइसोलेटर होता है, ये बेसिकली गाड़ी को जो है इंजन की वाइब्रेशन को बॉडी से आइसोलेट करता है, ताकि आपके पास वाइब्रेशन गाड़ी में ट्रांसमिट ना हो। समझ आ गया? यस सर। इसको आम जुबान में जो है वो अगर मैं आपको, क्योंकि माय फादर इज एन ऑटो मैकेनिक, तो इसको देसी जुबान में इंजन ठिया कहते हैं या इंजन फाउंडेशन कहते हैं। देसी जुबान में ठिया कह रहा था, इंजन फाउंडेशन कहते हैं। और ये अब गाड़ियों में सारों में लगा होता है। ये जो बेसिकली इसके दो काम होते हैं, एक इंजन को चेसिस पे सपोर्ट करना, और दूसरा इंजन की वाइब्रेशन को आइसोलेट करना। तो इसके दो काम होते हैं। आप अभी भी अगर इंजन को कोई माउंटेड देखें चेसिस के साथ, अभी तो नई गाड़ियों में तो खैर ये ऊपर वाले अब खत्म हो चुके हैं। ये तो FX थी, तो पुराने गाड़ियों में ऊपर भी एक आइसोलेटर होता था। अब जो है वो सारे बेस पे लगे होते हैं नीचे। अमूमन 4 होते हैं, 2 आपकी साइड्स पे होते हैं, एक आपका फ्रंट पे होता है और एक बैक पे होता है, नीचे वाली साइड पे। ठीक है। नॉर्मली एक जो जहाँ पे गाड़ी में लेफ्ट साइड पे एयर फिल्टर लगा होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे एक लगा होगा। एक राइट साइड पे जब बैटरी लगी होती है, नॉर्मल गाड़ियों में चेंज होता है ये लेआउट, तो उसके नीचे लगा होता है। शेप आपको यही है। आपको अगर आइसोलेटर देखना हो तो आपको यही शेप फील होगी। आइसोलेटर की शेप बिल्कुल मिलती जुलती होती है इससे। मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसी होगी, क्योंकि हर गाड़ी का मॉडल फर्क होता है, लेकिन आपको शेप ऐसी ही नजर आएगी, इस तरह ही कोई बॉडी नजर आएगी। इसका एक पार्ट जो होगा, जो रबर वाला पार्ट है, ये रबर होता है बेसिकली, यही आइसोलेटर होता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंजन के साथ है। ये आपके पास इंजन का आर्म है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपके पास गाड़ी की बॉडी है। ठीक है। तो ये इसी तरह लगा होता है। ठीक है। एक गाड़ी की बॉडी की चेसिस चेसिस के साथ होता है और एक इंजन के साथ होता है। और सम टाइम ये आर्म्स के साथ लगाते हैं, सम टाइम डायरेक्ट उसके साथ बोल्ट लगा के भी लगा देते हैं। वो गाड़ी के डिजाइन और इंजन लेआउट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लेआउट है। लेकिन ये वाइब्रेशन आइसोलेटर्स होते हैं। ठीक है। मैंने आपको इसलिए 2 एग्जांपल्स दे दी रियल लाइफ में। ये वही जो मैंने खुद बनाई हुई है, इसलिए ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। ये फिनोमेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको मतलब जो कह लें अंडरस्टैंड करें। ये सारा कुछ समझ आ गया? सर जी प्लीज। सर यस जी जी ये please. सर हम डैम्पर और आइसोलेटर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो डैम्पर होता है, ये जो आइसोलेटर्स होते हैं बेसिकली, ये आइसोलेटर्स बेसिकली होते कुछ भी नहीं है, ये स्प्रिंग और डैम्पर का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख लूँ, ये स्प्रिंग और डैम्पर का ही कॉम्बिनेशन होता है।
अब बेसिकली इसको ही आइसोलेटर कहते हैं, ठीक है, इसको ही आइसोलेटर कहते हैं। और जैसे मैं आपको लास्ट टाइम वर्ड यूज किया था केयरफुली डिजाइन, केयरफुली डिजाइन का मतलब ये है कि आप इसको डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि वाइब्रेशन कम से कम ट्रांसमिट हो बॉडी में। अब जो रबर होता है, रबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंगीनेस की, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी होती है जो कि स्प्रिंग का काम करती है, और दूसरा इसके अंदर जो इसकी अपने अंदर एक मटेरियल डैम्पिंग होती है। मैंने एक वर्कशॉप अरेंज की थी, आपने बहुत सारों ने मेरे ख्याल अटेंड नहीं की, चंद स्टूडेंट आए थे, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि मटेरियल डैम्पिंग क्या होती है। यानी कि मटेरियल के अपने अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो आपकी वाइब्रेशन को डैम करे, ठीक है। सो जो आइसोलेटर्स होते हैं इनके अंदर मटेरियल डैम्पिंग इस्तेमाल होती है। मटेरियल डैम्पिंग आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, इसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं कि विस्कस डैम्पिंग जो कि हम ऑयल से यूज करते हैं, मटेरियल के अपने अंदर भी डैम्पिंग होती है। वो मटेरियल जिनमें लचक होती है, जिनमें इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी, उनके अंदर जो है वो अपने अंदर भी डैम्पिंग की एबिलिटी होती है। तो रबर, खास किस्म का जो रबर होता है, मेरा ख्याल है ये रबर के एग्जैक्ट टाइप तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रबर की खास क्वालिटी होती है जो स्प्रिंग का काम भी करती है और डैम्पर का काम भी करती है। तो इसको मिला के हम आइसोलेटर कहते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। अब मटेरियल डैम्पिंग कैसे होती है, ये एक सेपरेट चीज है। मतलब ये होती है, ये आप मेरी बात मान लें, होती कैसे है ये चूंकि मैंने वो वर्कशॉप अरेंज की थी इसी के लिए कि इसके डैम्पिंग के, वो वर्कशॉप थी 4 घंटे की, उसके अंदर डैम्पिंग की बहुत डिटेल थी कि डैम्पिंग कैसे की, सिर्फ डैम्पिंग के ऊपर ही थी। तो जिन्होंने अटेंड की थी उनको तो आइडिया है कि मैंने इस पर काफी बात की थी कि कैसे करते हैं। लेकिन जनरली मैं आपको, कोई प्रॉब्लम किसी ने नहीं भी कर सका तो कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मटेरियल डैम्पिंग होती है, ठीक है। और डैम्पर जो होता है वो मटेरियल डैम्पिंग से भी की जा सकती है, कि मटेरियल इटसेल्फ भी डैम्पिंग कर सकता है, ठीक है। सो ये वो डैम्पिंग होती है। हमें यहाँ पे ये इंटरेस्ट नहीं होता कि हमें तो पता है मटेरियल डैम्पर, हम यहाँ पे जीटा एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। जीटा बेसिकली मटेरियल का भी होता है, कितना जीटा होगा कि हम जो है वो वाइब्रेशन आइसोलेशन अचीव कर लेंगे। सारा कोई समझ आ गया? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैं क्विकली मॉडलिंग पे जंप कर जाऊं। अगर ये एप्लीकेशन सारा को समझ आ गई, अब मैं इसको मैथमेटिकली मॉडल करने लगा हूं, इसलिए कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें, फिर हम मैथमेटिक्स पे जा रहे हैं। ओके, अब थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि जो हमने सारी आज एप्लीकेशन देखी हैं इसको डिजाइन कैसे करते हैं, या इसका डिजाइन आता कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये के है, ये सी है, और ये बेस है, ठीक है। और लेट से ये बेस एक्साइट कर रही है, ठीक है, बेस में कोई वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं, ये है वाई ऑफ टी, यानी कि जो बेस एक्साइट कर रही है वो वाई ऑफ फाइव, मतलब कोई ऐसा वाइब्रेशन है जो बेस की वाइब्रेशन है। अब ये कहां से आ रही है हमने देखा, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, फिलहाल हम इसकी वो वजह नहीं देखते, फिलहाल हम कहते हैं वाई ऑफ टी है। और जो ये मैस की वाइब्रेशन हो रही है ये एक्स ऑफ टी है, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो मैस की वाइब्रेशन है वो एक्स ऑफ टी है, जो बेस की वाइब्रेशन है वो वाई ऑफ टी है। अच्छा, अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सारा को याद होगा, समेशन एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट, ठीक है। समेशन एफ इज सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस that is either internal or external entering into the system, okay. Okay, now on the left hand side we have mx double dot, because we can't change left hand side. On the right hand side, on the left hand side we have summation of f, which is the summation of all the forces. Now in the base excitation what you have is कि आप गौर करें कि यहां पे आपके पास इस स्प्रिंग और डैम्पर में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन कैसे है? रिलेटिव मोशन ऐसे है कि आपकी बेस भी मूव कर रही है, आपका मास भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसे कहेंगे आपके इसके दरमियान में एक रिलेटिव मोशन है। अगर आपके पास बेस एक्साइट ना कर रही होती तो हम लिखते के एक्स सिंपल,
अब चूंकि स्प्रिंग के दोनों एंड, यानी एक एंड जो मैश के साथ है वो मैश के साथ वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा जो एंड है वो बेस के साथ है वो भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो बेस के साथ कर रहा है, तो हम स्प्रिंग फोर्स को रादर राइटिंग एज के एक्स, वी राइट माइनस के एक्स माइनस वाई। अगर आपके जेहन में हो ये फिनोमेना, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब दो बॉडी मूव कर रही होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है आपस में, वो डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज है। यानी कि अगर एक बॉडी 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है कार, और एक 60 से कर रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 80 माइनस 60 विच इज 20। ठीक है, इसी तरह जो रिलेटिव, चूंकि दोनों पार्ट्स, दोनों एंड स्प्रिंग के मूव कर रहे हैं, तो एक जो एंड है वो मूव कर रहा है मैस के साथ, दूसरा मूव कर रहा है स्प्रिंग के साथ, सॉरी बेस के साथ। जो इनकी रिलेटिव फोर्स होगी या रिलेटिव मोशन होगी वो होगी के माइनस, चूंकि ये स्प्रिंग की फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, एक्स माइनस वाई। ये रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। आपको ये पूछ सकता है किसी सवाल कि वाई नॉट वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाइब्रेशन में एक असूल है, और वो असूल ये है कि जिस बॉडी को आप रेफरेंस कंसीडर करते हैं उसकी मोशन को डोमिनेंट कंसीडर किया जाता है। ये हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ेंगे। जिस बॉडी को आप रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस बॉडी हमारी मैस है, क्योंकि हमें इससे कंसर्न है, ये मैस मशीन भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपका कंसर्न है, ये आपका मेजर कंसर्न है कि वाइब्रेशन इस मैस में ना आए। तो जो बॉडी आपकी रेफरेंस बॉडी होती है उसकी मोशन को डोमिनेंट कंसीडर किया जाता है। ये वाइब्रेशन का एक थंब रूल है, और उसके लिए चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे हमें कंसर्न नहीं होता। इसलिए हम एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। एक्स हमारा मेन कंसर्न है, इसलिए एक्स को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, माइनस सी जो कि डैम्पिंग, अब डैम्पिंग फोर्स आपको पता है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। तो चूंकि यहाँ पे अगेन आपके दो एंड जो है वो एक मैस के साथ वाइब्रेट कर रहा है, एक बेस के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो हमारे पास जो है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, दैट इज एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। ये सिर्फ फर्क है पिछली मॉडलिंग में और इस मॉडलिंग में, और कोई फर्क नहीं है। Excuse me, सर जी प्लीज। सर ये जो हमारे पास स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मैस की और बार की। स्प्रिंग तो यस सर, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना, तो यस सर। स्प्रिंग फोर्स जो है वो दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ओके सर, ये कंफ्यूजन थी। और जो डैम्पर है वो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पे, क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है और डैम्पिंग फोर्स का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ होता है। इवन अगर मटेरियल डैम्पिंग हो तब भी उसका ताल्लुक वेलोसिटी के साथ होता है। तो हमारे पास जो सी है, इस केस में अगर आप उसको रबर कंसीडर करें तो ये सी जो होगा मटेरियल डैम्पिंग कांस्टेंट होगा। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन में। आखिर में आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि सी को मटेरियल डैम्पिंग के फॉर्म में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो फिर आखिर की बात है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट और डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए हम दोनों की रिलेटिव टर्म अकॉर्डिंगली लिखेंगे। ठीक हो गया? सर क्लियर। Okay, thank you. So we have on the left hand side we have two forces, spring and a damping force with the relative terms. Okay, अगर हम दोनों को right hand side पे ले जाए, so we get mx double dot plus cx dot minus y dot plus kx minus y is equals to 0. This is our इक्वेशन। ठीक है, हम दोनों टर्म्स को राइट प्लस होगी। अब आप गौर करें तो इसके अंदर अगर हम इसको फर्दर स्प्लिट करें, मैं आपको स्प्लिट करके बताता हूं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट माइनस सी वाई डॉट प्लस के एक्स डॉट माइनस के वाई डॉट, सॉरी नॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, के वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास, अगर हम इसको ब्रैकेट खोलें तो ये बनेगा। हम ये करते हैं कि जो माइनस वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू सी वाई डॉट प्लस के वाई।
ये सारा कुछ समझ आया? यस सर। ओके, Yes, sir. अब अगर गौर करें इसको टर्म को, तो ये वाली जो दो टर्म्स है, गो कि ये स्प्रिंग और डैम्पर के साथ है, लेकिन ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब है वाई और वाई डॉट की वजह से। और वाई वाई डॉट कहां से आ रहा है? ये कहीं बाहर से बॉडी में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है? ट्रांसमिट स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू ही हो रहे हैं, इसलिए इनसे सी और के तो आएगा, क्योंकि इनका छोड़कर और कोई ट्रांसमिट करने का तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि आप जो है वो दुनिया में स्प्रिंग और डैम्पर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड वही है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। सारे इससे एग्री करते हैं? यस सर। लेफ्ट साइड एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले देख चुके हैं। इसका मतलब है जो थोड़ा बहुत फर्क है बेस एक्साइटेशन में, वो क्या फर्क है? जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। यही थोड़ा फर्क होता है बेस एक्साइटेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन में। होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है, देखिए इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो मौजूद है, वाइब्रेशन कहीं बाहर से ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, हम कंसिडर सर करते इसमें हैं। फिर जी जी प्लीज। सर इसमें हमारा फिर कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेंज होगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री तो सेम ही रहेगा हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एग्जैक्टली वही होगा। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन काफी लेंथी होता है उससे, इसलिए हम इसको डिराइव नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं ड्राइव करूंगा यहाँ पे तो 5 घंटे चाहिए उसको ड्राइव करने में, अगर मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगी कैसे ड्राइव करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बजाय इतना टाइम लगाने के, आपको आइडिया तो हो ही गया है कि हमने जो लास्ट में फोर्स वाइब्रेशन की मॉडलिंग की थी वो कैसे की थी, आपको अंदाजा हो गया कि वो रिलेशंस कैसे आते हैं। इसलिए मैं बजाय उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा आपको समझाने में कि हम ये कर कैसे रहे हैं, ठीक है? ओके, लेट वाई, अब वाई हमारे पास एक्सटर्नल वाइब्रेशन है, इसको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल वाई साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका सादा मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन टी एंड वाई वाई, तो हमारे पास क्या होगा? कोई वाइब्रेशन होंगी जो कि बेस में आ रही है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका सॉरी जो एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज कैपिटल वाई। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। यस, सर ये जो हमने वाई साइन ओमेगा टी लिखा है, अगर इसकी जगह हम कॉस ओमेगा टी लिखते हैं तब भी कोई तो फर्क वो नहीं भी ठीक पड़ेगा, हो? तब भी कोई सर फर्क नहीं मतलब पड़ेगा। दोनों कंडीशंस ठीक है? हाँ हाँ, नो, मैं आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजन निकाल दें कि साइन या कॉज हो। अगर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन पता हो कि यहाँ पे गवर्निंग साइन से होती है कॉज से होती है, ठीक है, तब तो यहाँ लिखना जरूरी है। अब हम जब अमूमन अगर इस आप साइन भी लिखेंगे ना, कॉज भी लिखेंगे, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, यस सर। वाइब्रेशन साइन या कॉज से तो होती है, तो हमें पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन लिखे या कॉज लिखे। अब आप कॉज भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का फायदा मैं आपको बताता हूँ। साइन इसलिए कि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। साइन इज सिंपल टू इमेजिन, यानी कि जब t 0 होगा साइन 0 होगा, जब t 90 होगा साइन मैक्सिमम होगा। कॉज से उलट चलता है, इसलिए नॉर्मली हम कॉज लिखते नहीं है। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये वाइब्रेशन कॉज के इन्फ्लुएंस के साथ है, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल देना, एक मैं आपको बता दूं, कॉज इस्तेमाल होता है जहां पर टर्बुलेंस होती है एयर में। अगर आपने टर्बुलेंस फोर्स लिखनी होती है तो वहां पे हम कॉज लिखते हैं। अब वो क्यों कॉज लिखते हैं? क्योंकि टर्बुलेंस फोर्स का ताल्लुक कॉज के साथ होता है। वो क्यों होता है वो बहुत लंबी बात है, ठीक है? मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि कॉज है या साइन है तो फिर आप वो लेके चलें। अगर आपको नहीं पता, आप साइन लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इंडस्ट्री में भी साइन लेके चले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली हमें किससे कंसर्न है। हमें साइन कॉज ज्यादा कंसर्न होता ही नहीं है, हमें ज्यादा कंसर्न एम्पलीट्यूड के साथ होता है, उसमें साइन कॉज होते ही नहीं है, ठीक है? ओके, अब पॉइंट समझ आ गया हमने। ये इससे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है? इट कैन बी इन रियल लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। उसकी बात बाद में करेंगे, मैं अभी अब सिंपल तरीके से रहे, फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके, अगर मैं यहां पुट करूं इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो देखिएगा जरा गौर से, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू
सी, और यहाँ पे y डॉट अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा y ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, अब ये ना कीजिएगा कि डेरिवेटिव में साइन को कॉस में, खैर है जी यहाँ पे, लेकिन मैथ की टांगे बाजू नहीं तोड़नी, उसको उधर ही रखना है। अगर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस आएगा, हमें कॉस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉस लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा। जो माइनस साइन होते हैं ना, वो कंफ्यूजन कॉज करते हैं, इसलिए मैंने कॉज नहीं लिखा। क्योंकि अगर आप कॉज लिखेंगे ना तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। माइनस साइन जब आएगा फिर आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉर्मली वाइब्रेशन नेगेटिव साइड पे नहीं होती, वो तो चेंज होती है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइड को इग्नोर करते हैं। ओके, प्लस के वाई साइन ओमेगा टी। ये सारा कुछ समझ आ गया? Yes, sir. ओके, अगर हम इसे m से डिवाइड करें दोनों तरफ, आपको याद होगा, तो ये बनेगा c ओवर m x डॉट प्लस k ओवर m x इक्वल्स टू c ओवर m y ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस k ओवर m कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको याद होगा जो c ओवर m था ये किसके बराबर था? किसी के अगर जेन में हो मैं लिख देता हूँ। c ओवर m बराबर था 2 जीटा ओमेगा n के। ठीक है, और k ओवर m बराबर था ओमेगा n स्क्वायर के, जो कि हम पहले देख चुके हैं। यही टर्म जब राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पे भी c ओवर m आ रहा है और यहाँ पे भी k ओवर m आ रहा है। ठीक है, तो हम यही टर्म राइट साइड पे भी लिखेंगे। तो व्हाट वी हैव इज x डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इक्वल्स टू c, ओके नॉट c, सॉरी, ये देखें 2 जीटा, देखिए 2 जीटा ओमेगा n तो हमें लिखना ही है c ओवर m की जगह पे, तो 2 जीटा ओमेगा n, और आया क्या y ओमेगा, y कैपिटल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस k ओवर m इज ओमेगा n स्क्वायर कैपिटल y साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अब इस इक्वेशन का एक जो बड़ा, ये हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन आ गई है बेस एक्साइटेशन की। ये गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ बेस एक्साइटेशन। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम में इस इक्वेशन में एक बड़ा इशू है। वो इशू क्या है? वी हैव टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्यों दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे, कोई बता सकता है? सर दो क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। टर्म्स गुड, है। राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा जो पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसी में हम कहा कि मैंने बताया क्यों 5 घंटे की है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना हमने एक को सॉल्व करने में टाइम लगाया था। पॉइंट समझ आ गई? इसलिए ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन उतना, इसलिए मैं फिर ये टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ये करते करते तो फिर हमारा मैक्सिमम टाइम इसी में चला जाएगा। आपको मकसद ये था कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि करते कैसे। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जब हम ये वाली टर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जब हम, या अगर मैं आपको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर दूं, अच्छा चले, एक एक चीज अगर आपके जहन में आ जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। आपके जहन में होगा कि जब मैं लास्ट टाइम जब हम फोर्स वाइब्रेशन की मॉडलिंग कर रहे थे तो हमने एक रिलेशन निकाला था इस तरह का। या इसको ठहरे, वो था ओमेगा n स्क्वायर कॉमन
ठीक है, और यहाँ पे आपके जेन में तो हमने क्या लिखा था, कॉज लिखा था आई थिंक सो। ये सारा कुछ जेन में है? यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैं करने ये लगा हूं, मैंने इसलिए ये लिखा है कि बजाय आप वो करने के हम इसी के अंदर ये अब स्मॉल एफ नॉट किसी के जेन में वो क्या था, किसी के जेन में स्मॉल एफ नॉट को मैंने क्या लिखा था? कैपिटल एफ ओवर एम। गुड, ठीक है। अब अगर आप ये वाली टर्म देखें, अब ये बात मेरी गौर से सुनिएगा। अब मैं फर्स्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखने लगा हूं, इसलिए मैंने आपको कहा है। अब मैं इसी में आपको ड्राइव करने के मैं आपको कंपैरेटिव लिखूंगा। कंपैरेटिव कंपैरेटिव मतलब तो क्या हुआ, क्योंकि आपका ये जनरलाइज फॉर्म है, तो एफ नॉट ओवर कैपिटल एम, ऐसा इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट होगा केजी, तो क्या बनी? एक्सेलरेशन बनेगी ना? यस सर। और एक्सेलरेशन बननी चाहिए, क्योंकि देखे ना ये टर्म तो एक्सेलरेशन की है ना, अदरवाइज तो ये इक्वेट करेगा ही नहीं आपस में। ओके, अब देखें इस टर्म को जरा गौर से। किस टर्म को? इस टर्म को, 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा कैपिटल वाई। ये असल में पता क्या है, ये असल में एफ नॉट ओवर एम ही है। और ये मुझे कैसे पता है? आप गौर इसको देखें जरा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये फोर्स है ना, ये भी फोर्स ही है ना, अदरवाइज तो ये इक्वेट ही नहीं करेंगे आपस में। और ये दोनों फोर्सेस हैं, तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने सी ओवर एम वाई डॉट कर दिया। इतने इसमें शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, इसका यूनिट वेरीफाई कर लेते हैं। इसका यूनिट बराबर होना चाहिए, तो यूनिट क्या होगा? दिस यूनिट इज पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड होता है, इंटू पर सेकेंड इंटू मीटर। तो क्या बना यूनिट? ये सारा को समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? ओके सर। एक बार फिर समझा दो। मैंने फर्स्ट टर्म कंसीडर की है, फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बेसिकली स्मॉल एफ नॉट है। ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये स्मॉल एफ नॉट है। ये वही कैपिटल ऑफ एफ नॉट डिवाइड बाई एम के बराबर है। और मैंने इसलिए आपको यूनिट वेरीफाई करके बताया कि इसका यूनिट अगर आप देखें तो 2 का तो कोई यूनिट नहीं होता, जीटा का भी कोई यूनिट नहीं होता, ओमेगा एन का यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। चूंकि रेडियन को यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा का यूनिट भी, चूंकि ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो पर सेकंड इंटू ये वाई जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर्स में होता है, तो यू गेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप एफ नॉट की जगह पे डायरेक्टली ये लिख लेंगे, सारा कोई पॉइंट समझ आया? Yes, sir. ओके, तो मैंने क्या किया, इसे कहते हैं कंपैरेटिव सॉल्यूशन, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता है, इसलिए बजाय पूरा डिराइव करने के जी एफ नॉट ये होगा। अब आपको समझ आ गई होगी, इसकी डेरिवेशन बड़ी सिमिलर सी है, कोई फर्क नहीं होगा खास। एफ नॉट को जहां हमने कैपिटल एफ नॉट बाय एम लिखा था, वहां आप 2 जीटा ओमेगा इन ओमेगा वाई लिख दिया, ठीक है। ओके, ये हमारे पास पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें ना जो थीटा है ना, ये थीटा 1 है, यानी कि इसमें 2 थीटाज आएंगे, फिर उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। अब थीटा 1 निकालने के लिए वही वो कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ता है इस केस में। इसका जो थीटा 1 आएगा, tan इनवर्स, वो एग्जैक्टली वही आएगा जो हमने निकाला था, अगर आपके जेहन में हो। मैं इस टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म की, क्योंकि ये टर्म उसे मिलती जुलती है, सिमिलर टर्म है, ठीक है। इसका थीटा 1 वही आएगा जो थीटा 1 जो है वो हमने वहां पे डिराइव किया था। ये फेज डिफरेंस, अभी इसकी बात करते हैं, अभी इसको थोड़ी साइड पे रखते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब आते हैं दूसरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे, xp2 ऑफ t। अब गौर करें कि इसका यूनिट क्या बनता है। अब इसका यूनिट देख लें, ओमेगा स्क्वायर वाई का, तो 1/2 इंटू मीटर, तो ये भी क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है इसको हम स्मॉल एफ नॉट जगह पे लिख सकते हैं। तो जो सेकंड बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा एन स्क्वायर कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर जो स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं कि ओमेगा ओवर ओमेगा एन को नॉर्मली आप बुक में देखें तो स्मॉल आर लिखा होता है, स्मॉल आर को फ्रीक्वेंसी रेशियो कहते हैं। तो भैया बार बार लिखने के ना मैं इसको आर लिखने लगा हूं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो। तो ये बचेगा 1 - r² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। लेकिन अब गौर करें यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, हमारी मजबूरी है कि हम चूंकि यहाँ पे हमें साइन लिखना पड़ेगा। ये सारा को समझ आ गया? Yes, We have sir. now two particular solutions. One is this, second is this, ठीक है। और इसका जो θ2 होगा वो भी हमें वही कॉम्प्लेक्स मेथड से ड्राइव करना पड़ता है। मैं जैसे मैंने को बताया कि मैं टाइम कम है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। इट्स tan इनवर्स ऑफ 1/2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन। और सॉरी, इसको हम आर कह रहे थे, 2 जीटा आर। ये θ2 है। ये पॉइंट समझ आ गया सारा को? Yes, sir. थीटा 2 कैसे है ये बता दें एक बार फिर। ये कैसे नहीं आया, ये बहुत लंबा तरीका है इसको निकालने का। ये बस आप मान लें कि ये आ गया। ये जो मैंने θ2 लिखा है ना, इसके लिए पूरा तकरीबन कोई आधे पौने घंटे का प्रोसीजर है इसको करना कि ये θ2 आता कैसे है। ठीक है, मैंने वो बताया कि मैं उस अब डिटेल में जाना नहीं चाह रहा कि पूरी हम सिरे से डेरिवेशन, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डेरिवेशन पूरी। मेरे पास की रफ लिखी हुई है, मैं कर दूंगा पूरी, कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। अब जरूरत इसलिए भी नहीं है कि आपको सिर्फ समझना है कि ये डेरिवेशन के थ्रू आ जाती है, ये आपको बस बता दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या है, हमें दो सॉल्यूशंस को ऐड करना है। xp ऑफ t इक्वल्स टू xp1 ऑफ t प्लस xp2 ऑफ t। सर इसमें θ1 क्या होगा? θ1 किधर है? θ1 तो ये है ना, ठीक है सर। ठीक है। θ1 तो वही आता है, θ2 ये आता है। जब हम दो सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड सा एक वो होता है प्रोसीजर, ये भी काफी स्टेप्स मांगता है। मैं फिर दोबारा डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि हमें इस डायरेक्ट आंसर से ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, सो xp ऑफ t, इसलिए बेस एक्सटेंशन को डेरिवेशन में करवाता ही नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत लेंथी है। इट्स ओमेगा एन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं दोनों का, दोनों को ऐड करके, स्क्वायर रूट 1 प्लस टू जीटा आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर इंटू cos ऑफ ओमेगा टी माइनस θ1 माइनस θ2। ये तो ये पॉइंट समझ आ थीटा गया? 1 माइनस थीटा 2 लिखा है सर आपने? ये लिखा है, इसके लिए भी जब हम उसको ऐड करेंगे तो फिर हमें साइन कॉस को भी साथ साथ ऐड करना पड़ेगा। अब ये वो होता है ए साइन, क्या कह लें, इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है। मैंने इसको पूरा ड्राइव, अभी तो मेरे पास डेरिवेशन नहीं है,
आपको फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखते हैं तो ये होगा समथिंग ए साइन ऑफ ए टी प्लस बी कॉज ऑफ बी टी, इस तरह के इसको सॉल्व करना पड़ता है। ए जो आपके पास एक कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास जो सॉरी ये ए भी नहीं लिख सकते उसको, एक्स टी और वाई टी लाइक दैट, मतलब ये थोड़ी सी लेंथी है ये काम सारा, मतलब आप ये लिख अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं ना इसके ऊपर इतनी ज्यादा डेरिवेशन पे स्ट्रेस नहीं करता ज्यादा, कि आप जो जो काम की बात होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये हमने यूज करना है, ठीक है। थीटा वन माइनस थीटा टू, और हम थीटा वन माइनस थीटा टू को आपस में लिख के सॉल्व, इसने ठहरे मुझे देखने दें, आपके पास ये फाइनल रिलेशन होता है एक्स पी ऑफ टी का, ठीक है। ठीक है, ये थीटा वन आपके पास क्या है, ये, और थीटा टू आपके पास क्या है, वो ये है। अगर आप इसको निकालना चाहें, थीटा वन है tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और थीटा टू है tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 जीटा आर, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मैं क्यों इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा थीटा पे, क्योंकि फिर वही कहानी है, और कहानी क्या है कि अगर हम एक सेकंड ठहरिएगा, ओके। एक चीज इस पे ध्यान में रखें कि जब आपके पास इसको जब आप ऐड करेंगे, सॉरी ये ओमेगा वाई यहाँ नहीं आता, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा वाई यहाँ पे नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मुझसे गलती होती है लिखने में, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा वो दोनों तरफ, ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप देखें नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू गेट दिस टर्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब ये एक्स पी ऑफ टी है, समझे ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है बेस एक्साइटेशन का, ये आपको पता है हम इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये आपके पास बेस एक्साइटेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। अब अगर हम इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर एम्पलीट्यूड में, तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम एक्स लिखते हैं, कैपिटल एक्स का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ मास, और कैपिटल वाई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ बेस। तो इसको हम क्या लेंगे, इक्वल्स टू 1, पॉइंट समझ आया। फॉर मैक्सिमम वैल्यू द कॉज ऑफ वट एवर अपीयर्स विद इन इज इक्वल्स टू 1। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता, अनलेस कि हमें थीटा से कंसर्न हो, वो चंद केसेस में कंसर्न होता है, ज्यादातर हमें एम्पलीट्यूड से कंसर्न होता है, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया सारा को? Yes, sir. यस सर। इसको हमने 1 ले लिया फॉर मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है कि आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो पीक वैल्यू होगी, और पीक वैल्यू तब होगी जब कॉस की जो भी उसके अंदर थीटा है, ओमेगा टी माइनस थीटा वन, ये जो भी कॉम्बिनेशन है, अगर ये 1 के बराबर हो सकता है, प्रैक्टिकली कभी 1 ना हो सके, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एम्पलीट्यूड की वो तब हो जब ये इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। सो हम ये लेके ओके, अगर मैं y को वहां पे ले जाऊं, तो अब आप लास्ट टाइम से कंपेयर करें, ये क्या चीज है, दिस इज, ये आउटपुट नहीं है Yes. और ये इनपुट नहीं है। आपकी वाइब्रेशन क्यों हो रही है, इनपुट की वजह से ना। अगर वाई कैपिटल वाई ना हो, ये देखें, कैपिटल वाई को मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, ये देखें, उड़गी ना लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो अगर कैपिटल वाई 0 हो जाए, राइट हैंड साइड तो उड़गी ना पूरी, तो फोर्स वाइब्रेशन खत्म होगी। पॉइंट समझ आ रहा है?
अगर कैपिटल वाई जीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड दोनों टर्म जीरो हो गए, दोनों में कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब फोर्स वाइब्रेशन तो है ही नहीं बॉडी में। इसका मतलब है ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास कोई ना कोई कैपिटल वाई बॉडी यानी कि बेस एक्साइट हो रही होगी। इस रेशो को कहते हैं, दो लफ्ज बोलते हैं, इस रेशो को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, और इस रेशो को ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो भी कहते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं या ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो भी कहते हैं। ठीक है, आपको अब कोई वर्ड से आपको ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिसिबिलिटी वर्ड निकला ट्रांसमिट करने से। ट्रांसमिट का मतलब है कितनी वाई एक्स में ट्रांसमिट होंगी, समझ आया? और वो डिपेंड करता है राइट हैंड साइड वाले टर्म पे, यानी कि आप अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें है जीटा, ओमेगा एंड ओमेगा एन, तीन ही चीजें किरदार अदा कर रही हैं ट्रांसमिसिबिलिटी में। अब इसको आपने ऐसे सेट करना है कि आपकी बॉडी में लीस्ट, यानी कि ये रेशो जो है इसको हम नॉर्मली ट्रांसमिसिबिलिटी को टी आर लिखते हैं, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। समझ आया? इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्यों कम होती है? ताकि कोई भी वाई हो उसके अगेंस्ट एक्स बहुत कम हो, लेकिन आपकी बॉडी वाइब्रेट ना करे। अब मैं दोबारा रिलेशन लिख रहा हूं, हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। 1 + 2 जीटा आर होल स्क्वायर 1 - r स्क्वायर होल स्क्वायर +2 जीटा आर होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ y ये रेशो कभी जीरो हो सकती है? अगर आप जीटा और r को क्या वैल्यू दें कि ये आंसर जीरो आ जाए? कोई बता सकता है? सोचिए जरा, इसको गौर से देखें। आपके पास ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीटा और r को हम कोई भी वैल्यू दे, 0 हो 1 हो कोई भी हो, कि आंसर अल्टीमेटली इस पूरे का जीरो आ जाए? 1 सर जीटा को 0 और आर को 1 पुट करते हैं। जीटा को 0 पुट करें और r को 1 पुट करें, नहीं आ सकती, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी। नहीं आएगी सर फिर भी आर की। सर इसमें 1/0 आ सकते हैं, लेकिन 0 लाना मुश्किल है। वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। मैथमेटिकली नहीं पॉसिबल सर नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो 1 है सर तो नहीं आ कुछ सकती, में 1 है सर। आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि आप ट्रांसमिसिबल रेशो को जीरो नहीं कर सकते? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आया सर को कि नहीं आया? नो सर, नहीं समझ आई। आ गया सर। अगर आपके पास, ये मैंने आपको मैथमेटिकली क्यों कहा करने के लिए कि आपने ये हम मुझे फीडबैक दी जो कि बिल्कुल ठीक है कि किसी कोई भी आप जीटा और आर की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें किसी भी किस्म की, ये आंसर जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो कभी जीरो नहीं हो सकती। यानी कि अगर लेट से यहाँ पे वाइब्रेशंस कोई आ रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वाइब्रेशंस एक्स में होंगी ही नहीं सिरे से। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो ट्रांसमिट होंगी, क्योंकि आप इसको जीरो नहीं कर सकते। अब हमारा काम क्या रह गया है? हमारा काम, और ये हकीकत है, ये कोई मैथमेटिकल बात नहीं है, आप कभी भी 100% वाइब्रेशन आइसोलेशन या वाइब्रेशन ट्रांसमिशन जीरो नहीं कर सकते। हाँ, आप इतना कम कर सकते हैं कि आपको फील भी ना हो ह्यूमन बॉडी को, या इंस्ट्रूमेंट्स तो फील करेंगे
आपकी बॉडी को फील ना होगी कि वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन वो होती है। आप कुछ ना कुछ वो होगी। वो अगर एक्सेप्टेबल लेवल में होगी तो वी हैव नो इशू। ये पॉइंट सारों को समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस ये सर, क्लियर है। ये बेस एक्साइटेशन की बहुत बुनियादी चीज है। ये जो रिलेशन मैंने आपको लिखा है, ये वाला रिलेशन, ये आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स में, ये रिलेशन। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 जीटा आर होल स्क्वायर ओवर 1 - आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसको ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो भी कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी कहते हैं। और ट्रांसमिसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिट हो रही होती है। अच्छा, इसी से कंसर्न हम एक और टर्म डिराइव करते हैं जो इसी के साथ ताल्लुक रखती है, और वो होती है फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। इंस्टेड आप ये देखना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते फोर्स कितनी ट्रांसमिट होती है। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, इसके लिए बहुत सादा सा रिलेशन है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता देता हूं सिंपल से क्या होता है। दैट इज नथिंग बट, ओके, जो फोर्स ट्रांसमिट होती है या जिसको आप कह लें कि दी जब आपके पास फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एफ टी, समझ आए? ठीक है, इज बैलेंस्ड बाय इनर्शियल फोर्स ऑफ द मास। ठीक है, इनर्शियल फोर्स मैं आपको बताता हूं, जो हमने ये इक्वेशन में लिखी है फर्स्ट टाइम, जो कि न्यूटन के लॉ में आती है, ये जो हमने ये लिखी है, जो राइट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम ट्रांसमिटेड फोर्स निकालें, तो जो ट्रांसमिटेड फोर्स है, अब ट्रांसमिटेड फोर्स डैम्पर स्प्रिंग के थ्रू ही होती है, ये काउंटर करती है नेगेटिव टू दी। अब एक्स पी ऑफ टी किसका सोल्यूशन है? ये तो मैस का सोल्यूशन है ना, कि मैस कितना वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, उसका ताल्लुक है। अगर आप इसमें अच्छा, इसमें सिंपल क्या है, अगर आप इसको गौर करें एक्स पी ऑफ टी को, तो जो हमारे पास एक्स ऑफ पी ऑफ टी का सोल्यूशन आया है, ये देखें, इसको हमें डबल डेरिवेट करना पड़ेगा। समझ आया? डबल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम। समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर हम इसे डबल डेरिवेट करें तो व्हाट वी गेट, ओमेगा एक दफा आ जाएगा बाहर, दूसरी दफा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बाहर। ओके, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड ठहरिए। ओके, ये इसको अभी फोर्स कंसिडर करें, ट्रांसमिटेड फोर्स ये नहीं होगी, जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स अभी ट्रांसमिटेड फोर्स में लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ टी लिखी रहने दे। अच्छा, इसको आप पहले इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड के। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होते हैं, इसलिए मैं उस डेरिवेशन में नहीं जाना चाह रहा कि जिससे हम में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो। एक सेकंड, जरा मुझे एक मिनट दीजिए। ओमेगा
ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अब आप गौर करें तो ये माइनस साइन कहाँ गया, क्योंकि हमने जब इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो पहले ये हुआ माइनस साइन और फिर कॉज हुआ, तो ये कहाँ गया, माइनस माइनस। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका हमने डबल डेरिवेटिव एक्स डबल डॉट ऑफ टी लेना है। ठीक है, ये देखें तो माइनस साइन खत्म हो गया। ये माइनस साइन इसका कि वो काउंटर कर रही है इस फोर्स को। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। और अगर हम कंपेयर करें अब, तो बेसिकली ये जो हमारे पास एफ ऑफ टी आया है, एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज। सर आपने अंडर रूट के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है सर? पता नहीं क्या, माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं वन ही है, सॉरी वन ही है, वो गलती से ऊपर वो डल गया था। ठीक है, ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। और अगर हम इसे कंपेयर करें इस फोर्स को, तो ये बराबर है एफ कैपिटल टी विच इज ट्रांसमिटेड फोर्स इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो जो आपका ट्रांसमिटेड फोर्स है वो बेसिकली ये है, जिसका मैग्नीट्यूड है, कॉस को अगर आप हटा दें तो ये बनेगा। ठीक है, तो दैट इज, ये ट्रांसमिटेड फोर्स है, यानी कि ये फोर्स है जो ट्रांसमिट हो गई है, और वो बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल वाई इंटू वन प्लस टू जीटा आर होल स्क्वायर ओवर वन माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू जीटा आर होल स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रांसमिटेड फोर्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं, सिंपल, अगर मैं m को रिमूव करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, अगर आपके जेन में हो तो ओमेगा एन स्क्वायर इज के ओवर m एंड m इज k ओवर ओमेगा एन स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो ये मैं सिर्फ ये वाली टर्म लिख रहा हूँ कि ये क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी k ओवर ओमेगा एन स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल वाई। और ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं के आर स्क्वायर कैपिटल वाई। ठीक है, सो आपके पास क्या बन गया, ट्रांसमिटेड फोर्स इज इक्वल्स टू के वाई आर स्क्वायर इंटू वन प्लस टू जीटा आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। कितनी फोर्स ट्रांसमिट होगी थ्रू स्प्रिंग एंड अ डैम्पर। और के वाई को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं लेफ्ट साइड पे, तो व्हाट यू विल गेट, इस टर्म को मैं सिर्फ टर्म को डिफाइन कर लूंगा, एफ टी ओवर कैप के वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर इनटू द सेम थिंग जो ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, इस टर्म को कहते हैं, इनके दो टर्म होगी हमारे पास, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी होगी जो कि किसके बराबर है, मैं अब यहां पे लिख रहा हूं x ओवर y इज इक्वल्स टू पूरा ये स्क्वायर रूट, यहां पे आर स्क्वायर बार नहीं आता, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी।
ठीक है। और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, ये वाली आपके पास फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी है। ये दो रिलेशंस हम बहुत यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। इसमें वो क्वेश्चन है तो पूछ ले, हम जो लास्ट ये करेंगे हमने ग्राफ देखना है बस। और मैं तो खैर एक प्रॉब्लम में प्लान करके आया था, लेकिन प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आई थिंक सो टाइम ज्यादा हो गया है। जो आपकी ये मैंने आपको सिर्फ मॉडलिंग समझाने का काम था कि मॉडलिंग थोड़ी आपको आइडिया हो जाए। हम लास्ट टाइम सिर्फ ग्राफ देख लेते हैं कि खास तौर पे जो मेरा कंसर्न होता है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी से होता है कि वो कितनी ट्रांसमिट वाइब्रेशंस ट्रांसमिट कितनी हो रही है, वो कैसे बिहेव करेंगी, वो हमने जो है वो ग्राफ में देखते हैं हम। यहां तक क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया तो ही कैन आस्क प्लीज। एक्चुअली में सर जितनी ज्यादा फोर्स वो ट्रांसमिट तो होगी वो तो सर, फॉर श्योर डिस्प्लेसमेंट बात उतनी है, ज्यादा ट्रांसमिट होगी क्योंकि सर। आप डिस्प्लेसमेंट दोनों में देखें ना तो वो अंडर रूट वाली टर्म तो है ही है, तो वो ओवर डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्टली रिलेटेड ही हुई ना आपस में, दोनों एक्स भी और ये भी फोर्स भी। तो ये तो फॉर श्योर बात है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा क्योंकि वो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जितनी फोर्स ज्यादा ट्रांसमिट होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रांसमिट होगी, ये तो फॉर श्योर बात है। दोनों का मैग्नीट्यूड आप कई बार ये होता है कि आपको ये होता है कि लेट्स से हमारी आपकी कोई मशीन है और वो इतनी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, तो आप कहेंगे अच्छा यार इसकी कितनी फोर्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इसके अंदर कि वो इसको बर्दाश्त कर ले। ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वाइब्रेशंस को चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की फॉर्म में देखते हैं, कि ज्यादा कंसर्न हमारा ये होता है कि वो कितनी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, आपको अभी सर ये फंक्शन आइसोलेटर क्या क्या है ये? चीज? सर आज हमने वो मॉडलिंग ऑफ आइसोलेटर करना था, तो ये आइसोलेटर का क्या है फिर, ये हाँ जो आइसोलेट, इक्वेशन हम आप हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन ने पूछा कि आइसोलेटर कहाँ गया है इसके अंदर। आइसोलेटर जो है वो यही है, अभी तक हमने आइसोलेटर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैं आपको यहां तक लाना चाह रहा था कि आप पहले इन फॉर्मूलाज को समझ लें। आइसोलेटर क्या चीज है, आइसोलेटर भी आप ग्राफ में आपको समझाता हूँ और हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और देखेंगे, आइसोलेटर के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। आइसोलेटर है यही चीज, फॉर्मूला आइसोलेटर का यही होता है। यूज कैसे करते हैं ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपको आइसोलेटर की समझ आएगी। ठीक है, ये ओके सर। बेसिक कॉन्सेप्ट है आइसोलेटर की, जो पीछे थ्योरी इस्तेमाल होती है वो ये थ्योरी है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आइसोलेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है, यानी कि या आप इस फॉर्मूला का बिहेवियर क्या है, फिर हम आपको थोड़ा सा मैं आइडिया बताऊंगा कि वो क्या। ये हमारे पास सर जी प्लीज, सर ये हमारी जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिट हो रही है सर, हम इसका मैग्नीट्यूड हम कम कैसे कर सकते हैं सर? ये यही बताने लगा उस ग्राफ के जरिए। अब गौर करें इस ग्राफ को, जो आपने पॉइंट पूछा है वो इसी ग्राफ में एड्रेस होगा। अब ये वो फॉर्मूला है जो हम पढ़ के आए हैं अभी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी का, इसको छोड़ दें फिर, ये उसकी पहली वाली टर्म है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक है, ये है तो वही चीज, लेकिन इसके अंदर वो के और वो ओमेगा लिखा हुआ है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप इस वाली फॉर्मूला को देखें। वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी रेशो रखी है, वही रेशो जो हम जो आर कहते हैं पहले से, और सॉरी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने लिखी है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी एक्स ओवर वाई। मॉड इसे लिखते हैं, ये देखो इस मॉड लिखा हुआ है, मॉड का मतलब है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वाइब्रेशन आ रही हो और वापस ही आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं होगी कभी। ओके, अब पूछे कि हम कम कैसे कर सकते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स देखें पहले। अगर आपको फोर्स वाइब्रेशन याद हो तो अच्छा चले, अब बारी बारी, ये वैल्यू है 1। 1 कब है, जब इसमें जीटा को कोई भी वैल्यू पुट करें, आर को 0 पुट करें। आर को 0 पुट करने का मतलब ये है कि हम इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट समझ आए, हम इस पॉइंट पे अभी। ठीक है, आर को 0 पुट करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0।
1, 1 आ ठीक है, जाएगा। तो यू गेट 1 हेयर। सारा को पॉइंट समझ आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब गौर करें जिसका आपने मुझे पहले बताया था, अब आ जाए उस पॉइंट पे जहां पे r इक्वल्स टू 1 हो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ठीक है, अगर आप ये पॉइंट समझ आ गया। अब देखें ये वैल्यू r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 के ऊपर क्या होगा कि अगर बीटा को 0 पुट कर दें तो ये फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, आ जाएगा बीटा इक्वल टू 0, so you get 1 in the numerator और you get 0 you get infinity, ठीक है। तो आपका एम्पलीट्यूड कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, वो खत्म ही नहीं होगा। इसे कहते हैं रेजोनेंस, जिस तरह हमने पहले भी कहा था, ये बेस एक्साइटेशन में भी डेंजरस होती है, रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, इसी रेजोनेंस के ऊपर अगर हम जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, जीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएं, तो देखें न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमरेटर में भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल डिपेंड करता है जीटा की क्या वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर में पहली टर्म तो 0 हो जाएगी और दूसरी टर्म में भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। डेफिनेटली कोई लिमिटेड एम्पलीट्यूड होगा, और आप ग्राफ में गौर करें तो जो आप जीटा बढ़ा रहे हैं आपका एम्पलीट्यूड लिमिट हो रहा है, यानी कि आपकी रेशियो जो है वो लिमिट हो रही है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, अगर आप गौर करें 1 का मतलब भी है कि जितनी फोर्स, जितनी वाइब्रेशन आपकी आ रही है उतनी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है या x ओवर y मॉड 1 के बराबर है, जो कि देखिए लेट्स से यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितनी वाइब्रेशन आप बेस से आ रही है उतनी आप ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। ये भी काम नहीं होता। तो फायदा क्या आइसोलेटर का, आइसोलेटर का फायदा है इसके बाद, यानी कि आप अगर देखें यू कीप इंक्रीजिंग ओमेगा एन, इफ यू कीप इंक्रीजिंग ओमेगा एन, तो आप देखें एम्पलीट्यूड कहां जा रहे हैं, गिव टू वेरी स्मॉल वैल्यू। यहां पे रिलेशन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो होती है √2, जो कि आपको ये आ रही है। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो कि इस रिलेशन की वजह से आती है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जब फ्रीक्वेंसी रेशियो r/√2 हो या प्रिसाइसली 1.414 हो, डैम्पिंग की वैल्यू चेंज करने से सिस्टम के एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देख लें, इस खास पॉइंट के ऊपर, ये वाला खास पॉइंट है, इस खास पॉइंट के ऊपर अगर आप डैम्पिंग की वैल्यू चेंज कर दे, अगर सिस्टम इस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा है, तो आपके वाइब्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता डैम्पिंग चेंज करने से, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस आपस में मीट कर जाती हैं इस पॉइंट पे। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी रेशियो से आगे लेके जाते हैं तो एक बड़ा एब्सर्ड फेनोमेना होता है, जो सिर्फ बेस एक्साइटेशन के साथ ही है, कि डैम्पिंग बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट समझ आया, डैम्पिंग बढ़ाने से, अगर आप गौर करें, ये आपको ये यहाँ पे इंडिकेशन होगी इस ग्राफ के अंदर, ये लाइन है, ये एम्पलीट्यूड है जब आपकी जीटा जो है वो 1 के बराबर है, और ये लाइन है जब आपकी जीटा जो है वो 0.05 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी रेशियो आपकी बहुत ज्यादा है, या आप कह लें, यहाँ पे भी हम बात करेंगे, लेट्स से वो आपके पास ग्रेटर देन 3 है, तो जितनी जीटा की वैल्यू कम होगी उतना एम्पलीट्यूड भी आपके मास का कम होगा, ठीक है। ये बेस एक्साइटेशन के साथ ये नोन है, इसीलिए जहां पे फ्रीक्वेंसी रेशियो ज्यादा होती हैं
वहां पे अमूमन बहुत लाइट डैम्पिंग यूज करते हैं। इसीलिए आपने गौर किया, रबर जो होता है, रबर जो मैंने आपको दिखाया अभी, रबर बहुत लाइट डैम्पर होता है। रबर की डैम्पिंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो अगर आप रबर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रबर में इलास्टिसिटी होती है, तो वो एज ए स्प्रिंग एक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एज ए डैम्पर भी एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि उसकी डैम्पिंग वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और हमें चाहिए भी नहीं होती, इस वजह से हम जो है वो इसको इवन अगर आप कोई इवन स्प्रिंग भी यूज कर लें, तो स्प्रिंग भी एज ए आइसोलेटर इस्तेमाल होता है। ये सवाल वालों को ये समझ आया? जी सर। आइसोलेटर की वजह से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आइसोलेटर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आइसोलेटर का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी डैम्पिंग या रेशियो की ओमेगा ओमेगा एन, यानी कि आप जीटा की वैल्यू, जीटा ओमेगा और ओमेगा एन की ऐसी वैल्यू डिवाइस करें जिससे ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है वो कम से कम हो। ठीक है, और वो कैसे कम हो गया, आप ये देखें ना, यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू ट्रांसमिट रेशियो क्या है, ये तो बहुत कम है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो। ठीक है, तो यही तो आपका मकसद, इसी को तो आइसोलेटर कहते हैं कि आपकी एक्स में वाइब्रेशन ट्रांसमिट ना हो। ये तरीका इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी क्या एप्लीकेशन है। दिस वाज आस्क्ड टू मी इन एन इंटरव्यू कि हम सिर्फ स्प्रिंग को भी एज ए आइसोलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। कभी आप फ्रिज का कंप्रेसर खोल के देखें, तो फ्रिज के कंप्रेसर, जो फ्रिज हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो कंप्रेसर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से मतलब है, ये वही प्रिंसिपल होता है जो गाड़ी में इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके अंदर क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म होता है, पीछे एक मोटर लगी होती है, ठीक है, और उसके एक कंप्रेसर लगा होता है। ये कंप्रेसर मोटर जो है वो क्रैंक को ऑपरेट करता है, जिस तरह आपके पास जो क्रैंक मैकेनिज्म होता है, और ये क्रैंक मैकेनिज्म आगे इसके बाद एक सक्शन पाइप होती है और एक डिलीवरी पाइप होती है। जो पूरी असेंबली होती है, ये अगर मैं इसको आपको टॉप व्यू दिखाऊंगा तो इसमें 3 स्प्रिंग लगे होते हैं 120 के एंगल पे, और ये तीनों के तीनों जो है बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चूंकि ये क्रैंक मैकेनिज्म होता है, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, इसकी वाइब्रेशन आप खत्म नहीं कर सकते। आपको पता है क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है, इसके अंदर काउंटर वेट्स भी लगे होते हैं, इसमें वाइब्रेशंस होती ही होती हैं, इसको आप कम नहीं कर सकते। इसको बॉडी से आइसोलेट करने के लिए हम 3 स्प्रिंग्स लगाते हैं। ये स्प्रिंग्स 2 काम करते हैं, एक इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, सिस्टम को रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो रेशियो मैच ना करे, और दूसरा इसको आइसोलेट करते हैं बॉडी के साथ। इसलिए आप कभी इसकी एक्चुअल वाइब्रेशन देखने की कोशिश करें। किसी ने कभी फ्रिज कंप्रेसर खुला हुआ देखा हुआ? किसी का कोई इत्तेफाक हुआ आज तक? एनीवन? नो सर। ओके, फ्रिज के कंप्रेसर में ये कॉमन फिनोमेना है। ठीक है, आप कभी फ्रिज की बॉडी के साथ आप कभी उसकी वाइब्रेशन देखें ना, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कितनी वाइब्रेट करती है इसकी मोटर, चूंकि कंप्रेसर सर जो कंडेंसर की कॉइल्स होती हैं वो काफी वाइब्रेट करती है, हाथ लगा के देखें तो उसमें होती है और वो ट्रांसमिट हो रही होती है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, ये वाइब्रेशन, अब फ्रिज के पास जाएं तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि वाइब्रेशन हो भी रही है। मतलब अगर आप फ्रिज की बॉडी कान लगाए, आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी। ठीक है, वो जो हल्की सी वाइब्रेशन है वो कौन सी वाइब्रेशन, जो ट्रांसमिट होती है। लेकिन वो कितनी होती है? वो बहुत मामूली होती है लेकिन बहुत मामूली होती है। और कमाल किसका होता है? स्प्रिंग्स का। ये स्प्रिंग एज ए आइसोलेटर काम करते हैं। ठीक है, और कोई भी वाइब्रेशन जो कि आपके पास ये इसमें आती है उसको आइसोलेट कर देते हैं बॉडी के साथ, आपको बहुत कम वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है,
इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंजन में हैं, तो आप इंजन में जो मैंने आपको वो जो दिखा रबर सा दिखाया था, ये रबर बेसिकली ये एज ए स्प्रिंग डैम्पर भी एक्ट करता है, जो हम इस मटेरियल डैम्पिंग होती है। इसकी स्टिफनेस आप ऐसे डिवाइस करते हैं कि आपकी इतनी कम ट्रांसमिशन हो, जैसे ये इंजन की वाइब्रेशन आ रही है, ये बॉडी में इतना कम ट्रांसमिट हो, बहुत मामूली ट्रांसमिट हो कि आप अंदर बैठे हो और आपको महसूस भी ना हो कि इंजन वाइब्रेट कर रहा है। आपने बहुत सारी गाड़ियों में आप बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि अब इंजन वाइब्रेट कर रहा हो तो आपको गाड़ी में पता भी नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट है, ऐसे है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपके पास आइसोलेटर इतना जबरदस्त होता है कि वो वाइब्रेशन को 90% ज्यादा बॉडी से आइसोलेट कर देता है। और उसका कमाल क्या है? उसका कमाल क्या है? केयरफुली डिजाइन स्प्रिंग एंड अ डैम्पर। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो जो दो ट्रिक्स हैं, एक आर की वैल्यू जो कि आपके पास ये है, और एक जीटा की वैल्यू। अगर आप दो चीजों को केयरफुली सेट कर लेते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी है, या अगर मैं इसको ऐसे कहूं, जितनी वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी कम होगी उतनी वाइब्रेशन आइसोलेशन ज्यादा होगी। इससे एग्री करते हैं सारे? यस सर। जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी, तो इसी को वाइब्रेशन आइसोलेशन कहते हैं, या इसी को वाइब्रेशन आइसोलेटर कहते हैं। कि अगर आपने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो कम कर दी तो आपने वाइब्रेशन आइसोलेट कर दी, आपने वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं होने दी या बहुत कम क्वांटिटी में होने दी। प्रैक्टिकली हम इस रेशो को लेस देन 0.1 चाहते हैं, ठीक है? 0.1 से लेस, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं। कोशिश हमारी होती है कि किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये वैल्यू 0.1 से कम हो। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम देखेंगे तो मैंने एक दो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी लिए हुए हैं जो हमने इंडस्ट्री में देखे हैं कि किस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, पहला काम ये होता है, पहला काम आइसोलेट करना नहीं होता। पहला काम ये होता है कि उसकी सोर्स को खत्म किया जाए जो फोर्स पैदा हो रही है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में ये मुमकिन नहीं, अनबैलेंस के केस में ये पॉसिबल है, आप अनबैलेंस खत्म कर दे, फोर्स खत्म हो जाएगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अब इंजन के केस में, इंजन में अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं कंबस्शन की वजह से भी, और जो उसका अपना मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से भी, तो इंजन में वाइब्रेशन खत्म नहीं कर सकते। उस केस में हमें वाइब्रेशन आइसोलेट करनी पड़ती है। तो पहला हल आइसोलेट करना नहीं होता, पहला हल सोर्स को खत्म करना होता है। अगर वो ना हो सके फिर हम अगले हल पे जाते हैं, और वो हल क्या होता है कि वाइब्रेशन को आइसोलेट करते हैं।